बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद साहब। आज हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस से मुतल्लिक। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में इस केस की समाअत की है। इस केस से का जो ऑर्डर था, इससे मुतल्लिक पहले ही ये ख्याल था कि इसके असरात बहुत गहरे होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उसको सस्पेंड कर दिया है। आज की जो समाअत थी उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अटॉर्नी जनरल जो फैसल सिद्दीकी थे, जो पीटीआई के वकील थे, वो इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने क्या बात की, और जो जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मंसूर अली शाह किस एक नुक्ते पर हमें जो है वो इकट्ठे नजर आए, इस पर भी बात करेंगे। सुहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये बताएं कि जो लोग पूछ रहे हैं कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज पर भी इसका असर होगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के तहत ही ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो वो ऑर्डर ही सस्पेंड हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक इस वाले से बताइए। ये बिल्कुल कंट्री वाइड इसका असर होगा और मेरे ख्याल से जो एक अदलिया से और सुप्रीम कोर्ट से शिकवा पैदा हो चुका था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल प्लस पीटीआई नेक्सस को, उसकी आज से कंपनसेशन मेरे ख्याल में शुरू हो गई है। और ये इस बेंच की तश्कील के बाद एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह बिलखुसूस इस अवामी मैंडेट और जो विल ऑफ पब्लिक है उसको प्रोटेक्ट करने पे अपने लेक्चर्स में, अपनी समातों में, अपने ऑर्डर्स में, अपने जितने फैसले दिए हैं इन्होंने, चाहे वो नून लीग के दौर में नैब के केसेस में हों, उसमें ये एक ही बात करते हैं जी कि आइन की एक मंशा है कि अवाम की, और डेमोक्रेसी की एक मंशा है कि अवाम की जो मंशा है उसकी रिफ्लेक्शन ट्रू उसमें होनी चाहिए। तो अच्छा, इसमें जो आपने बात की, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो नेशनल असेंबली में आज के बाद किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन ये वो उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसी तरह पंजाब असेंबली का भी मामला था, केपी असेंबली का भी मामला था और सिंध असेंबली का। इन 3 असेंबली में, क्योंकि बलोचिस्तान में तो ये था ही नहीं। देखें, आपके सवाल का बेसिक आंसर है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर जिसमें कहा गया कि एमसीएस दूसरी जमात को दी जा सकती है, ठीक है, तो उसको ही उन्होंने मुअत्तल कर दिया। तो इसका असर तमाम सूबों पे होगा, पूरे मुल्क पे होगा। उसमें जो पहले उनको नसीहत दी गई थी अपने तनासुब से कि इतनी जीती है तो उस पर इतनी, वो तो बरकरार रहेंगी। उसके बाद जो बची हुई थी, जो बाकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगर जमात ट्रीट होती तो उनको जो मिलना थी, उनकी जो बाकियों में बांट दी गई थी, उसको खत्म कर दिया गया है। और अदालत ने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, जैसे अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन के वकील जो है ना, आज आपने देखा कि वो बार बार जारहाना हो जाते थे कि मुझसे ये सवाल पूछे क्यों जा रहे हैं जिनका जवाब नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप 2 जजेस की बात कर रहे हैं, तीसरा बड़ा मुझे तो ये 3-0 वाली क्वेश्चन बनती नजर आ रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है आज। उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई सो मोटो पावर्स हैं कि उसने कहा कि दूसरी जमातों को दे दो, या कानून में भी कहीं लिखा हुआ है? कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। एक और अहम पॉइंट यह है कि ये आर्टिकल 51 की तशरीह का मामला है, जो आज से पहले अदालतों ने की ही नहीं थी। तो अब इस बेंच के इख्तियार में है कि इसको खींच के कहीं भी ले जाए। ठीक है, अब किसी भी हाथ पे ये जा सकते हैं। और ये बात अटॉर्नी जनरल ने भी मानी है, ये बात इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी मानी है। लिहाजा आर्टिकल 51 की मतलब 51 में आप ये कह रहे हैं कि ये अगर इनको नहीं मिलेंगी कि किसी और पार्टी को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी और को दी जाएंगी, वो तो लिखा ही नहीं हुआ ना। लिखा ये हुआ है कि जितनी जीती हुई हैं वो उस हिसाब से आपको निकाल के एक हिस्सा दिया जाएगा मखसूस नशिस्तों का। बाकी इस पे बड़ा अहम सवाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आपके फार्मूले के मुताबिक अगर 200 आजाद उम्मीदवार कामयाब हो जाता है, ठीक है, और वो एक पार्टी बनाते हैं, तो आप कहते हैं नहीं, उनको नहीं, बाकी 6 जमातों की जो 20 सीटें हैं, तमाम 70 सीटें उनको दी जाएंगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं ये कहता हूँ। इस पे कमरा अदालत में कह के लगे और जैसे मंसूर अली शाह ने कहा आपके जवाब पर मुझे हंसी की आवाजें आ रही हैं। तो इस पे वो थोड़े से और जा रहना हो गया। उन्होंने कहा जी मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर हंसी आती रहे, फिर मैं तो मतलब कानून और आइन की बात भी बहरहाल वो नहीं कर रहे थे, कोई उन्होंने प्रोविजन नहीं बताई। सिर्फ जब उन्होंने ये अटॉर्नी जनरल और दोनों ने ये मारा कि इस पे आईनी तशरीह होनी है, तो फिर अदालत ने कहा बस फिर तो बात खत्म, आज तो हमने सिर्फ लीव ग्रांट करनी थी और उसके साथ हम ये करेंगे कि हम पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करेंगे, क्योंकि अवाम का जो मैंडेट है, जो अवाम की मंशा है, आइन की भी वही मंशा है कि उसकी रिफ्लेक्शन जो है ना ट्रू होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। ना कि आप जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए कि जो बात
डायरेक्टली नहीं हो सकती, वो इनडायरेक्टली भी नहीं हो सकती। और तासुर ये मौजूद है कि एक सियासी जमात का जो मैंडेट है उसको इनडायरेक्टली आप गैर मौसर कर रहे हैं, वो उसको मतलब मुतासर कर रहे हैं, तो लिहाजा ऐसा भी नहीं हो सकता। ये आप जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह, इन दोनों की जानिब से ये बड़ा वाजे किया गया। और जस्टिस अच्छा, रीएलोकेशन पे भी बड़ा वो कहते हैं जी हमने दोबारा नहीं दी, हमने एक ही बार दी। उन्होंने कहा एक बार दी, चलो हम फिर ये लिख देते हैं जी कि आपने तनासुब से ज्यादा होने दी हैं। इसमें फिर अटॉर्नी जनरल को मसला हो गया था। बात यह है कि अटॉर्नी जनरल को एटलीस्ट आज मैंने ऑब्जर्व किया कि उन्हें पता था कि ये केस थोड़ी देर और चला तो ऐसा ना हो केस ही खत्म हो जाए। मुअत्तली जो है ना, उनकी बात बच्चे थी जो वो करवा के चले गए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी इस पे लार्जर बेंच बनना चाहिए, आईनी नुक्ते की तशरीह, और उनको ये कहते हुए पता था कि फिर साथ मुअत्तली भी होगी, तो वो मुअत्तली करवा के चले गए। अटॉर्नी जनरल कुछ परेशान भी लग रहे हैं एक दो दिन से, बज़ाहिर वो मुस्कुराहट देते हैं, जरूरत देते हैं। पहले आज तीसरा इवेंट था, पहले अटॉर्नी जनरल हर वक्त मुस्कुराहट के साथ आते थे, अब हस्बे जरूरत से मुस्कुराहट देते हैं। आप सामने आगे किसी ने आगे सलाम किया तो उन्होंने, अच्छा, अटॉर्नी जनरल साहब जो है उनके हवाले से आज तीसरा इवेंट था। पहला इवेंट था जब वो 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर इतराज किया था। उस दिन वो उस कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो हुकूमत वक्त को उस ऑर्डर के बाद बहुत सुबकी का सामना है, डिफेंसिव है, और एक चेक लगा दिया है जस्टिस बाबर सत्तार को। इवेंट शुरू हो गया है जी, फैजाबाद धरना केस की समाअत ऊपर शुरू हो चुकी है, और अदालत से वो कह रहे हैं कि अगर आपने कमीशन रिपोर्ट में कुछ पूछना है तो कमीशन के सरबराह से पूछे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है सिचुएशन है। दूसरा इवेंट जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से उन्होंने यहाँ बात कर दी थी कि वो जब भी अगर उनको हटाया गया, और मतलब उनके साथ खड़ा होने का उन्होंने ऐलान किया था कि अगर कोई मामला हुआ तो मैं केस लड़ूंगा। आज तीसरा दिन है कि जब वो मौजूद थे, तो एक हुकूमत वक्त को मैं ये समझता हूँ कि इनिशियली बहुत बड़ी शिकस्त इस लिहाज से हुई है। अगर हुकूमत वक्त 2 महीनों में आने के बाद ऐसी कोई चीजें इनिशिएट ना करती कि हम जी बहुत बड़े पैमाने पे कोई जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, कोई आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। उमूमी तौर पर ऐसे होता है कि हुकूमत जो है 6 महीने साल अपने आप को स्टेबल करती है, सोचती है, मुशावरत करती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेती है, उसके बाद इस किस्म की चीजें सोचती है। तो उन्होंने इनिशियली सोचना शुरू कर दिया था। फॉर्म 45 और 47 की बहस अभी अलग है मखसूस नशिस्तों से कि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है, हमने जो है वो अब आगे चलना है। अब ये एक चीज और बताइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह अड़े हुए हैं एक बात के, वो जो बात थी वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की, कि वो जो मैंडेट है वो मैंडेट उसी के पास जाएगा। बल्कि एक जो लम्हे पे जैसे मंसूर अली शाह ने यह भी कहा, लिस्ट क्या जो उसूली प्रिंसिपल है उसको, आइन की मंशा ये है कि जो अवाम जिसको मेजॉरिटी देंगे वो रूल करेगा और पार्लियामेंट में वो अक्सरियत में बैठेगा। तो एक फरिश्त दी थी, यानी क्या वो इस आईनी मंशा और डेमोक्रेसी की मंशा से ऊपर है? फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को, अगर आप इस बैकग्राउंड में जा रहे हैं, लिस्ट दी थी या नहीं थी, इस बैकग्राउंड के साथ कुछ और हकाइक भी जुड़े हुए हैं, फिर आप उन्हें नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपने लिए मुश्किल कर देंगे। आप ये बताएं कि एक पार्टी ने पीटीआई को अगर किसी अपनी गलती की वजह से भी अगर उनको नहीं मिला था इंतखाबी निशान बिलफर्ज, तो उसके बाद क्या वो एज जमात कंटेस्ट नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा अलमिया है ये कि आपने उन्हें एज जमात इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया, तो आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो अपने लिए बहुत मसाइल पैदा कर लेंगे। ये उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया है पूरे बेंच ने कि आप इस बैकग्राउंड में जाएंगे। एक तो ये तय होता नजर आ रहा है कि पीटीआई इलेक्शन इंतखाबी निशान न मिलने के बावजूद भी एज पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट कर सकती है। सही है, जो कि सलमान अकबर राजा की दरखास्त भी थी, उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं उसको उनको रिलीफ दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी वो पेंडिंग ही रह गई। अब वो सवाल रेलिवेंट होता नजर आ रहा है। सलमान अकबर राजा साहब भी वहां पे आ गए थे। आज मेरा निचोड़ ये है कि ये जो केस मखसूस नशिस्तों का था, ये 8 फरवरी के अवाम का जो मैंडेट था उसके दिफा का केस बन गया। अच्छा, कि जी वो रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रही और उसके पहले क्या हुआ। और आज का दिन पीटीआई के लिए इस हद तक खुशाइंद है कि उनको जो 8 फरवरी के बाद पहली किसी जगह से खुशगवार धोखा आप कह सकते हैं कि मिला है, कि वो आप ये कह रहे हैं कि 13 जनवरी कोर्ट से हमें रिलीफ मिल, इस सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी की जो जजमेंट दी थी उस पर आज भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है और तनकीद हो रही है। आप ये समझते हैं कि 6 मई जो है वो बुनियादी तौर पर 13 जनवरी को जो कुछ हुआ था उसका कहीं ना कहीं मुदावा हो रहा है? उसका मुदावा मेरा ख्याल है ये बेंच समझता है कि उसका मुदावा जरूरी है। बेंच के 2 मेंबरान, तीसरे तो वो करने वाले हैं, तो वो तो मुदावा क्या करेंगे, जैसे मोहम्मद अली मदर उस बेंच में शामिल थे। लेकिन कहने की बात यह है कि बल्ले का इंतखाबी निशान छीनना जो है ना, इनडायरेक्टली ये भी आज बेंच की जानिब से कहा गया
कि अगर पॉलिटिकल पार्टी गलती कर भी दे, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसमें जो हर शहरी का मर्जी से वोट करने का बुनियादी हक है, उसके दफा के लिए सख्त तरीन तशरीह भी करनी पड़े तो वो यकीनी बनाएगा, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की गलती को जवाब बना के उन्हें महरूम कर देगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया इलेक्शन कमीशन पर। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन के वकील चाहते थे मैंने जिस तरीके से तैयार किया हुआ उस तरीके से मुझे आप सुनते जाए। बेंच ने कहा नहीं, आप आईनी इदारा हैं, हमारे सामने एक अपील आई है, उनके ये नुकात हैं, हम इस पर आप जवाब दे दें। ठीक है, ठीक है, वो आप जवाब आज तक तो बन के नहीं दे रहे थे। ठीक है, एक चीज है जो कहीं लिखी नहीं हुई कि जी दूसरी पार्टी को मुस्लिम सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इजाफी। अच्छा, जो पीटीआई की जानिब से आप ये समझते हैं, फैसल सिद्दीकी थे, सलमान अकरम राजा थे, बैरिस्टर गोहर भी थे, काफ़ी वो लुकमे देने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीज़ें बेंच को पहले हिस्से में समझ नहीं आ रही थी, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपको लगता है कि उन्होंने केस पूरा अदालत के सामने रख दिया? मेरा ख्याल है थोड़ा सा आज जो है ना वो इनका कम्युनिकेशन का गैप था, या कुछ चीजें थी जो बेंच बार बार सवाल कर रहा था, तो वो मैं बताता हूँ जी। आज पहली बार पीटीआई के वकीला को लगा कि हमें सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम अदालत हमें सुनना चाह रही है। ठीक, तो वो जिन की पीछे कुछ ग्रीवेंसेस रही हुई थी ना, किसी कोर्ट में नहीं सुना हुआ था, तो वो आगे भी रोस्टम पे कह रहे थे कि वो देखें मैंने तो फलां कोर्ट में भी ये कहा था, तो आप ये बात नहीं सुनी गई थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो ये लुकमों में आ रहे थे। अच्छा, फैसल सिद्दीकी साहब ने एक चीज अच्छी की है और उनकी ये आदत में भी शामिल होता है कि वो जो चीजें होती हैं ना उनपे बिला वजह अड़ के बैठना शुरू से ही वो नहीं होते, वो चीजें मान लेते हैं। उन्होंने शुरू में कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिस्ट नहीं दी थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आपने टिकट पे कंटेस्ट नहीं किया था, वो मान ली चीजें। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसके पास एक इंतखाबी निशान मौजूद है, लेकिन उसे आप पार्लियामानी पार्टी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर चुका हुआ है। सही है, ठीक है, तो उसकी नशिस्तें दूसरी पार्टियों को नहीं दी जा सकती थी। पहला पॉइंट उन्होंने ये किया और उस पर वो रिलीफ दे गए इंटरनल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो बात कर रहे थे मंसूर अली शाह साहब भी और जस्टिस सदर मिनल्ला भी बार बार जो उसकी तरफ आ रहे थे कि जो पब्लिक है वो जिसको राइट देती है वो ही उसकी नुमाइंदगी के लिए वहां पर जाए। एक सवाल पर वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक सवाल पर वो आके रुक गए कि जो जिसको नुमाइंदगी नहीं दी उसको कैसे दे सकते हैं। अब अटॉर्नी जनरल ने भी कहीं ना कहीं उसका हल्का फुल्का डिफेंड करने की कोशिश तो की, फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी इसको डिफेंड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 5 कोई सूरतें हैं जिनका जो है वो फुलफिल होना जरूरी है, तो उसके बाद उनको हम पॉलिटिकल पार्टी तस्वर करते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उस पर पूरी नहीं उतरती थी और इसलिए हम जो है वो कहते हैं कि उस वक्त वो गेम में नहीं थे जब मखसूस नशिस्तें बांटी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। तो लिखा ये हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बांटी जाएंगी। ठीक है, तो उनको, लेकिन कोड ये कहती है कि उनको तो उनके तनासुब से ही बांटी जाएंगी, जितना उनको मैंडेट मिला उससे ज्यादा तो नहीं बांटी जा सकती। ये वही बात है जिसमें फिर अदालत में क्या किए लगे हैं इलेक्शन कमीशन के वकील के जवाब पर। तो इंटरिम रिलीफ हमें ये लगता था कि इस बेंच से मिलेगा और मिल गया। ठीक है, क्योंकि अवामी मैंडेट का मामला है। दूसरा, एक जनरल मैसेज भी इस बेंच से गया है कि अवामी मैंडेट किसके पास है। असल में मसला ये भी है ना कि मैंडेट किसके पास, हर केस की साइलेंस से काफी चीजें निकल रही होती है। बिल्कुल, इट मीन्स कि ये बेंच ये समझ रहा है कि 8 फरवरी के बाद अवामी मैंडेट जिनके पास है उन्हें महरूम रखा जा रहा है। बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें थोड़ी और असल में सिर्फ महरूम ही नहीं ना, मसला ये है कि पूरी 2/3 मेजॉरिटी बना के पूरी जो है वो सजा के और माले गनीमत जो है वो बांट दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब माले गनीमत हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट है, दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा है उसका, वो जिस बंदे को वोट करके नुमाइंदगी दे के पार्लियामेंट में भेजने वाले को 10 सीटें मखसूस मिल गई। अच्छा, ये फैक्ट्स रखे गए हैं, ये भी जब फैक्ट्स रखे गए हैं कि 7 जीतने वालों को 10, 4 वालों को पता नहीं 7 और 2 वालों को 6, तो ये जो फैक्ट्स सामने आएंगे जब मजीद, तो फिर पता चलेगा फिर पार्लियामेंट में यही पोजीशन है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक चीज पे और भी रिलेक्टेंट थी। वो जब कह रहे थे कि आपकी पार्लियामेंट में कितनी सीटें थी, तो वो चाह रहे थे कि हम जितना असल हमारा नारा है उसमें क्लेम करें। तो कोर्ट ने कहा नहीं यार, आप फिलहाल जितनों पे हो वो बताओ। 82 82 है चले। उन्होंने फिर कोशिश की, उन्होंने कहा चलो 86 पे कर लो ना, 4 साड़ी हो रहा होना लिया। उन्होंने कहा यार फिलहाल 82 पे लो। फिलहाल 82 पे रहे आप। ठीक है, तो वो 82 के ऊपर उन्होंने कोई मतलब 23 या इतनी बनती है। अच्छा सोहेल साहब, आखिरी सवाल, आज की जो थी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे इनिशियली, इलेक्शन कमीशन के पास बुनियादी तौर पर जो कोई था वो ले आए हैं। मतलब अब जो है वो डिटेल में 2-4 घंटे लगाएंगे आर्गूमेंट्स के। आपको क्या लगता है बेंच ने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं आर्टिकल 51 की जो इंटरप्रेट करना है उन्होंने अभी, तो आपको क्या लगता है
कि फ़र्ज करें कि ये जो नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास ना भी रहें और उनके पास जाएंगी या नहीं जाएंगी या खाली, ये एक बड़ा मामला, तो क्या लगता है आपको? दूसरों के पास नहीं जाएंगे। अच्छा, ये आपकी नज़र में तय है कि आप के पास नहीं जाएंगी, अब इनके पास रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये फैसला होना है। इनके पास रहेंगी या नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या नहीं, ठीक और है। मेरा ख्याल है मिल जाएंगी। अगर बेंच ये रहता है तो मिल जाएंगी। अगर डेफिनेटली बेंच का जो मूड है वो, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही मिल जाएंगी। वो कह रहे हैं कि आप चूंकि आप उन्हें पार्लियामेंट्री पार्टी डिक्लेयर कर चुके हैं तो हम आप उन्हें आप दे दें और एक डेमोक्रेसी की जो रूह है उसको एटलीस्ट बरकरार रखें। ये आज की जो कार्रवाई में मंशा है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये मुझे नजर आई। तो ये उसको यकीनी बनाने के लिए ये बेंच आगे जा सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस का भी होता है, तो बड़ा कुछ हो सकता है। और आने वाले दिनों में 3 जून से ये केस डेली सुना जाएगा, रोजाना की बुनियाद, यानी जून में ये हो जाएगा। अब इस सारी कार्रवाई से एक जो साइड लाइन और स्टोरी निकल रही है जी, वो जो सेनेट के इलेक्शन के भी में फंसे हुए थे ना, जिनके ऊपर बड़ी नजरें थी, वो भी मामला लटक गया। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ रूल्स में तरमीम भी रोक दी गई है जी, कि आईनी तरमीम आने वाली है। ठीक है जी, वेट कर रही है जुडिशरी कि जी आईनी तरमीम आने वाली है। ठीक है, अभी उसका ड्राफ्ट है कहीं, लेकिन जुडिशरी वेट कर रही है अपने रूल्स। अच्छा, उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनसाइड मेरे पास, वो आप फंस गया काम। सुहेल साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास कि ये जिस दिन ये कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो अचानक जब उन्होंने कहा कि वो हम जो है वो आईनी तरमीम ला रहे हैं, तो जो किताबें खुली हुई थी वो बंद हो गई और मुनीब अख्तर, जस्टिस जो याया अफरीदी हैं, उन्होंने कहा कि जो है वो ठीक है, हम जो है वो देखते हैं। उनसे जब पूछा गया कि कितने दिनों में लाते, तो मेरे जराये ये कहते हैं कि कोई 15 दिन का उन्होंने बताया था। तो अब 15 दिन तो गए, कोई टाइम फ्रेम नहीं है सर, कोई टाइम नहीं, उन्होंने नहीं है। अंदाजन उन्होंने कहा कि 15 दिनों में आ सकती है, अंदाजन। तो ड्राफ्ट आएगा, आईनी तरमीम ऐसे थोड़ी होती है, उसमें बहस होती है, ड्राफ्ट कमेटियों में चला जाता है, वहां से वापस आता है, बड़ा कुछ होता है वहाँ पे। ये थोड़ी होता है कि सिंगल साइडेड आई और आईनी तरमीम, आजकल खैर कुछ भी हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम बहरहाल लग सकता है। फिर वो आईनी तरमीम चैलेंज हो जाती है, अदालतें भी उस पर अपने फैसले देती हैं, तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। फिलहाल उसको रोका गया। अब देखें उसमें पुराने रूल्स के मुताबिक जजेस दोबारा तैनात होंगे और वो किस दिन होते हैं, तो उसके ऊपर बहरहाल क्वेश्चन तो मौजूद थे कि वो हो सकती हैं या नहीं हो सकती उस तरह, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के जाने वाले चीफ जस्टिस ने खत लिख दिया था कि जी मामला ठीक नहीं हो रहा। माजी में वकार सेठ साहब शिकवा करते करते बेचारे दुनिया से चले गए, तो अभी उन्हीं रूल्स के तहत अपॉइंटमेंट्स होंगे। मतलब सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो जिस तरह काजी फाजी साहब कहते थे कि उसी के तहत करें, तो सीनियरिटी प्रिंसिपल पर तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आते हैं। अल्लाह करे वो आ जाए सुप्रीम कोर्ट, मैं उनकी तरक्की के लिए दुआ को। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें क्या हुआ है, आइंदा क्या होने जा रहा है, अब क्या आउटकम होगा इस केस का। आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।